उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी के सभी सुनने वालों को चंद्रिका जोशी का नमस्कार। हमेशा की तरह एक बार फिर रविवार की शाम के साथ ही हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। अब इस आधे घंटे के सफर में हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे प्रकृति की अद्भुत छठा भेंट पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर तो है ही, जहां अपनी परंपराओं की विरासत के साथ प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव की शक्ति है। विकास की ओर चल रहे इस पूर्वोत्तर पर देश गर्व करता है। तो आइए चलें। सिक्किम की बात करें, सरकार पूर्वोत्तर में खेलों की विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में पूर्वोत्तर में खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में भरपूर बल दिया जा रहा है। सिक्किम की विशेष रूप से बात करें तो सोमवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ गोले ने राज्य की युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे से मुलाकात की और बातचीत की। राज्य में फुटबॉल के विकास को आगे बढ़ाने पर की गई चर्चा में सिक्किम में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों की खोज की गई। बैठक के दौरान क्षेत्र की क्लब संस्कृति और जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर मुख्यमंत्री ने प्रकाश डाला। साथ ही अगली पीढ़ी के फुटबॉल खिलाड़ियों के भविष्य के निर्माण के लिए युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। श्री चौबे ने फुटबॉल को बढ़ावा देने में राज्य के प्रयासों की सराहना की और अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने में AIFF के पूर्ण समर्थन का भी आश्वासन दिया। गान्तोक सिक्किम से पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं दिलीराम दुलाल। आत्मनिर्भर सिक्किम फूड स्टॉल प्रतियोगिता सिक्किम में युवा उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। हमारे गैंगटॉक संवाददाता इबोमचा शर्मा ने बताया कि सिक्किम में पाक्योंग जिला कलेक्टर रोहन अगवाने ने इस सप्ताह पाक्योंग के पाचे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय अंतर विद्यालय फूड स्टॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता पाक्योंग जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान NMVA के हिस्से के रूप में आयोजित की गई है। इस अवसर पर श्री अगवाने ने पहल के उद्देश्यों के बारे में बताया कि युवा छात्रों को उद्यमिता में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी और टीम वर्क सहित आवश्यक जीवन कौशल हासिल करने से छात्र नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये पहल युवाओं के लिए कई रचनात्मक अवसर पैदा करती है, खासकर उनके जीवन के संवेदनशील चरणों के दौरान। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा ऊर्जा को उत्पादकता के रास्ते में लगाती है। आत्मनिर्भर सिक्किम नाम की इस पहल का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या का समाधान भी करना है। कुल मिलाकर जिले के 12 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों ने इसमें भाग लिया। और अब बात अरुणाचल प्रदेश की।
अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे देश में लोग स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, शैक्षिक संस्थान और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सभी अपने तरीके से इस स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईटानगर नगर निगम भी इस प्रयास में सक्रियता से शामिल है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता शिविरों का आयोजन कर रहा है। इसी संदर्भ में ईटानगर नगर निगम के मेयर तमे फासांग ने एक स्वच्छता कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में घोषणा की कि नगर निगम अब से उन व्यक्तियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाएगा जो सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं। श्री फासांग ने स्वच्छ और हरित शहर के निर्माण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान कचरा संकट का प्रभावी समाधान तभी संभव है जब सभी ईटानगर वासियों में नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि यह नेक कार्य केवल संगठित अभियानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है चेहरा को साफ करना है, यानी कि ईटानगर को साफ करना है। तो हम लोगों ने पूरा वार्ड मेंबर कॉरपोरेटर का साथ, ऑफिसर का साथ, कमिश्नर एंड हिज टीम का साथ बैठक करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस बार ये स्वच्छता ही सेवा का अभियान में हम लोग हर घर साफ करेंगे। ईटानगर में कुल मिला के 1 लाख से ज्यादा घर है। अभी हाउस होल्ड सर्वे बनने का बाद हम लोगों को कितना बिजली चाहिए, कितना पानी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हो रहा है, कचरा कितना गिरता है, कितना निकलता है, अभी हमारा पास संज्ञान है, हिसाब है। तो ईटानगर जो है आपका माँ है, ये जमीन जो है, फिर सीएम साहब बोला है माँ का चेहरा है, वो पब्लिक नेग्लेक्टेड पब्लिक लोग को भी हम सीधा अपील करेगा। अभी हम लोग फाइन भरने का समय शुरू हो गया, ये फाइन भरेगा। इस स्वच्छता अभियान से न केवल ईटानगर की सफाई में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों के बीच जिम्मेदारी और सहयोग की भावना भी मजबूत होगी। स्वच्छता के प्रति यह सामूहिक प्रयास एक हरित और स्वस्थ समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईटानगर से पूर्वोत्तर डायरी के लिए मेरा केस तोले। आइए अब चलते हैं मिजोरम की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के साथ शुक्रवार और शनिवार को निर्धारित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA जोन 3 के 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार को आइजोल पहुंचे। उनका स्वागत लिंगपुई हवाई अड्डे पर मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष लाल बियाक जामा, उपाध्यक्ष लाल फामकीमा और अन्य अधिकारियों ने किया और फिर शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ने मिजोरम विधानसभा पुस्तकालय में नव स्थापित अभिलेखागार प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। इसके बाद CPA का वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष श्री लाल बियाक जामा ने स्वागत भाषण दिया। पहला सत्र व्यापार और सहयोग के लिए भारत आसियान विजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करना पर केंद्रित रहा। सम्मेलन के दूसरे दिन क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की बेहतर रणनीतिक योजनाएं और समन्वय के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को NEC के साथ सुनते हैं हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की भारतीय जनसंचार संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के संचालक सुशील के सिंह से ये बातचीत। पूर्वोत्तर डेयरी के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग के बीच है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय जनसंचार संस्था के पूर्वोत्तर क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट रीजनल कैंपस के क्षेत्रीय संचालक रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुशील के सिंह। पूर्वोत्तर डेयरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपने क्या क्या परिवर्तन लाने की कोशिश की, किस तरह से चीजें यहाँ पे बदल रही है? क्षेत्रीय निदेशक होने के नाते मेरे सामने कई चैलेंजेस आई थी, जैसे कि इस कैंपस को, इस परिसर को इस्टेब्लिश करना और एकेडमिक जो सेशंस है उनको चालू करना। दोनों जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है,
तो सबसे पहले तो मेरे सामने ये चैलेंज थे कि हम जो स्टाफ को हम एम्प्लॉय करें, रिक्रूट करें, और जो तरह तरह की स्टाफ होते हैं यहाँ पे कि एक परिसर को संभालने के लिए, जैसे सिक्योरिटी स्टाफ से लेके। तो इसके बाद जब हम जो एकेडमिक जो सेक्शन में आए, तो जैसे टीचिंग की जो जरूरत होती है, तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट करना, और बाकी जो टीचिंग एसोसिएट्स है, जो हमारी जो ऑफिस के कार्य के लिए जो स्टाफ है, उनको भी रिक्रूट करना, ये सारे हमारे सामने आई है। और इसके साथ साथ हमारे सामने जो ये जो चैलेंजेस आई थी कि जो नया परिसर है, तो जिस तरह की जो जरूरत होते हैं, तो उस तरह की जो डेवलप करना, और यहाँ पे जैसे बिल्डिंग्स की जरूरत होते हैं, हॉस्टल्स की जरूरत होते हैं, और हॉस्टल को संचालन करने की जरूरत होते हैं, और जैसे हमारे स्टाफ क्वार्टर की जरूरत होते हैं। इस तरह की कई सारे जो है सामने आई है। 1 साल हो चुके हैं, तो हमने जो स्टाफ जो है वो लगभग हमने पूरी कर ली है। इस स्टेज पे आ गए कि हम लोग सेल्फ रिलायंट अभी हो सकते हैं। डॉक्टर सिंह, अगर आप हमें ये बताएं कि यहाँ किस क्षेत्र से या किस प्रदेश से ज्यादा बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? हालांकि हम जानते हैं ये ऑल ओवर इंडिया जो एग्जाम होते हैं उसके बाद चुन के यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अभी किस किस सब्जेक्ट में कोर्सेज है, क्या क्या यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, किस पे आपके एम्फेसिस ज्यादा है? जी मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो हमारे यहाँ के जो एडमिशंस होते हैं, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो एनटीए के जरिए जो होते हैं। तो इसके जरिए हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं, तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम होते हैं, तो इसकी एडमिशन होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, ये हमारी ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से तो बहुत ही कम है, लेकिन ज्यादातर पूरे भारतवर्ष की जो कोने कोने से आए हुए हैं। और हमारे यहाँ पे जो 2 कोर्सेज फिलहाल चल रही है, हमारे यहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है 1 साल की, प्रैक्टिकली जो 9 महीने की होते हैं। तो एक कोर्स है हमारे यहाँ पे, एक पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म है, और दूसरी कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया। और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके साथ सटा हुआ है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो आवास क्षेत्र है, ये लगा हुआ है, इसके भीतर ही है। बहुत ही खूबसूरत जगह पे फैला हुआ ये क्षेत्र है। और अभी स्वच्छता ही सेवा जो अभी कैंपेन चल रही है, इसके तहत भी और आप क्या कदम उठा रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हमारे सामने बहुत चैलेंजेस थी। मैं इससे पहले हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में काम करता था, और मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए। तो मिजोरम में और मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने से मेरा मनोबल भी बहुत बढ़ गया उसमें। और मेरा इसी मकसद से आया था कि इस परिसर को हम इसको जितना हम डेवलप कर सके, प्रोग्रेस ला सके, इस परिसर को पूरे भारतवर्ष में स्थिति में लाया जाए कि इसको पूरे भारतवर्ष जाने कि यहाँ पे पूर्वोत्तर परिसर में एक ऐसे परिसर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान का जो परिसर है। और हमें ये भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पत्रकारिता में, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में और पब्लिक रिलेशंस, इस तरह के जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज है, हमारे भी कोर्स है ज्यादातर प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। और हम चाहते हैं कि अच्छे से पत्रकार इस क्षेत्र से हम निकाले, ये हमारी एक मकसद है। जैसे आपने बताया, यहाँ पे हर क्षेत्र के से बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो हिंदी पखवाड़ा है, यहाँ पे हिंदी दिवस है, इस तरीके के और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, उन लोग का पार्टिसिपेशन क्या रहते हैं यहाँ पे, आप कैसे कदम उठाते हैं? आइजोल में जो मीडिया संस्थानें हैं, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB है, आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, बच्चे जा चुके हैं, घूम के आए हैं और उनकी काम करने का तौर तरीके देख के आए हैं सीखने की वजह से। और अभी हमने हाल ही में हमें हिंदी पखवाड़ा का हमने कार्य आयोजन किया था। राजभाषा हिंदी की जो इसको बढ़ावा देने का जो सरकारी कार्य क्षेत्र में और हिंदी को उपयोग करने का और प्रयोग करने का ये कोशिश पूरे करते हैं और कर भी रहे हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे। तो हम 30 तारीख को अब एक और कार्यशाला करने का हम प्लान कर रहे हैं। और आखिर में डॉक्टर सिंह, आप आकाशवाणी के पूर्वोत्तर दायरे के माध्यम से देशवासियों को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आकाशवाणी के जरिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम आज की पूरे जो देश में जो कई सारे समस्या है, कई सारे प्रॉब्लम्स है और कई सारे विकासशील कामों की भी जरूरत होते हैं। तो ये जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, एक ऐसे माध्यम है जो पूरे दुनिया की जो समस्या है या जो संचार है, ये उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि संचार ही वो साधन है। तो इसीलिए हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम इसके तहत हम ये
कोशिश करें, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय जनसंचार संस्थान जो है, ये पूरे कोशिश करे कि हम ऐसा देश बनाए कि हम संचार के क्षेत्र में हम इसको बढ़ावा दे दे और पूरे देश की जो कई सारी समस्या को हम दूर कर सकेंगे और देश को प्रगतिशील बनाने में संचार की जो महत्व है ये हम सारे जाने तो बहुत आगे बढ़ सकता है और जो हमारी भारत सरकार की जो प्रोग्राम है 2047 तक हमें विकसित भारत निर्माण का जो सपना है वो पूरा हो सकेंगे। जी डॉक्टर सिंह, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका फिर से आभार। अभी आइए चलें त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में स्थायी शांति की दिशा में इस सप्ताह हुए एक बड़े घटनाक्रम में 2 संगठनों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ATTF के 500 से अधिक उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर जीवन की मुख्य धारा में लौट आए। उन्होंने भारी मात्रा में जमा हथियार और गोला बारूद भी सौंपे, इसलिए पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन रहा। इससे पहले बीते 4 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार तथा NLFT और ATTF के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य धारा में शामिल होने के इस समारोह में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, राज्य के मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। यह कार्यक्रम सिपाही जला जिले के जम्पुई जला में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा कि उग्रवादी समूहों के सदस्यों के मुख्यधारा में शामिल होने के बाद राज्य मजबूत होगा और राज्य के विकास और प्रगति को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के कई संगठनों के साथ कुल 12 समझौते हुए हैं, जिनमें से 3 समझौते केवल त्रिपुरा के साथ हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन समझौतों से क्षेत्र में शांति लाने में सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने राज्य सहित क्षेत्र में शांति और विकास लाने की दिशा में इन प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद ज्ञापित किया। हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने वालों में 3 दशकों से अधिक समय से भूमिगत संघर्ष में सक्रिय थे। साथ ही NLFT के सदस्य जो अब 3 अलग अलग गुटों में विभाजित है, उन सभी ने अपने हथियार डालने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनजातीय के साथ राज्य के विकास के लिए जीवन की मुख्य धारा का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। त्रिपुरा से पूर्वोत्तर डायरी। और अब गैंगटॉक से हमारे संवाददाता एवोमचा शर्मा की एक रिपोर्ट। सिक्किम की राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने इस सप्ताह 18,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित डोक्याला दर्रे का दौरा किया। ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, जहां उन्होंने भारत चीन सीमा का निरीक्षण किया और केरांग ITBP आधार शिविर का दौरा किया। उनके साथ मंगन जिला उप कलेक्टर अनंत जैन और BRTF तथा ITBP के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। यात्रा के दौरान राज्यपाल ने सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संवेदनशील क्षेत्र में तैनात कर्मियों के लिए परिचालन तत्परता और कल्याणकारी उपायों के विषय पर भी चर्चा की। सिक्किम में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन A मिनवाला, 17 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अमित कपथियाल और जनरल स्टाफ पूर्वी कमान के मेजर जनरल मोहित सेठ ने बीते सप्ताह में राज्य की राजधानी गांतोक में राजभवन में राज्य के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात की। बैठक के दौरान सेना के अधिकारियों ने राज्यपाल के साथ राज्य में नागरिक सैन्य समन्वय पहलों के बारे में चर्चा की। सेना के अधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई मदद के लिए आभार भी व्यक्त किया। सिक्किम से पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं दिलीराम दुलाल। बाद में राज्यपाल ने 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित
गुरु डोंगमार झील का दौरा किया। उन्होंने झील की पूजा आदि का कार्य संपन्न किया और आशीर्वाद लिया। गुरु डोंगमार झील धार्मिक और सामरिक महत्व रखती है और ये पूरे साल जमे हुए पानी के लिए जानी जाती है। गुरु डोंगमार झील के दौरे के बाद राज्यपाल थांगू में सेना के ट्रांजिट कैंप भी गए, जहां उन्होंने अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और कार्मिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यात्रा का समापन विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर सेना के कर्मियों के साथ बातचीत के साथ हुआ। इससे इन दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के उनके मजबूत इरादे की भी पुष्टि हुई। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, देश भर में 17 सितंबर से ही स्वच्छता सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सिक्किम में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस बारे में हमारी संवाददाता उषा शर्मा ने बातचीत की है ग्राम विकास विभाग के अधीन स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण की मिशन निदेशक श्रीमती वेणु गुरंग से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। सर्वप्रथम स्वच्छता ही सेवा अभियान का पृष्ठभूमि और इसका उद्देश्य क्या है, इस बारे में जानकारी दें। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम is a prelude to the Gandhi Jayanti. So every fortnight before the birth anniversary of Mahatma Gandhi, स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम is organized. तो इस बार भी स्वच्छता ही सेवा का प्रोग्राम हमारा स्ट्रीट लॉन्च हुआ था 17 में। तब से राज्य स्तर में, जिला स्तर में, ब्लॉक में और ग्राम पंचायत स्तर में बहुत एक्टिविटीज हो रहे हैं। एक्टिविटीज के रूप में क्लीनलीनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। स्कूल्स में विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चिल्ड्रन मेनी एक्टिविटीज सच एज पेंटिंग कॉम्पिटिशन, essay writing, quiz competitions on sanitation is being taken up, and also awards are being given to the children. And also in block level there are many activities relating to different associating different organizations, self-help groups. The different line departments are engaged, walkathons, marathons are also being taken place. And most importantly, all the members in the Gram Panchayat are involved in cleanliness drive in and around their respective jurisdictions. तो सिर्फ रूरल एरिया में ही नहीं, हमारे अर्बन एरिया में भी बहुत से ये प्रोग्राम हो रहा है। इस बार का जो थीम है स्वच्छता ही सेवा का थीम है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो इसी को साथ में लेके हमने बहुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो ये प्रोग्राम अर्बन में भी इक्वली हो रहा है। मेनली क्लीनलीनेस का काम हो रहा है और हम वन ऑफ द मेन पिलर्स है कि हमको सिटी को आइडेंटिफाई करना है, जो भी क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट है, जो अभी जहाँ पे लोग गार्बेज डंप कर रहे हैं उसको क्लीनलीनेस करने का काम हो रहा है और वहाँ पे उस एरिया को ट्रांसफॉर्म करके उसको ब्यूटिफाई करके सस्टेनेबल मैनर में हम लोग वो क्लीनलीनेस कर रहे हैं। दूसरा है जो हमारा ई वेस्ट का प्रॉब्लम, इट्स अ मेनेस नाउ बिकॉज everyone is using and they are in possession of some form or the other digital equipment. जो डिस्कार्ड होता है, जो वेस्ट वहाँ से निकलता है, उसका it is being rampantly dumped, but now effort is being made to collect it, take it to the collection center. One collection center is at the GMC. And remaining जो हमारा रिसाइकलर है, वेस्ट पिकअप है, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करके इट इज बीइंग सेंट टू द प्रॉपर रिसाइकलिंग यूनिट टू सी दैट इट मीट्स इट सीज इट्स लॉजिकल एंड। और थर्डली हमारा सफाई मित्र का सुरक्षा शिविर भी हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम हमारा एरिया साफ हो रहा है। यदि वो लोग नहीं होते तो वी वुड स्टिल हैव बीन लिविंग इन डर्ट एंड इन फिल्थ। तो हमारा हेल्थ के लिए, हमारा गुड हेल्थ के लिए भी दे आर रेस्पॉन्सिबल। तो देखो उसी के कॉन्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उन लोगों के लिए शिविर रख रहे हैं, उसका हेल्थ चेकअप हो रहा है। उन लोगों के लिए जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट और प्रोग्राम थे उसको लिंक कर रहा है, उसको फेलिसिटेशन कर रहा है, उसको एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं हम, तो so that they can be more dedicated towards their service. So in recognition to their selfless service, we are organizing a Suraksha Shivir program, and also government has announced that each and every individual should come forward and give their Shramdan. So इस श्रमदान के हर सोसाइटी मेंबर्स, हर SHGs, all government organizations, including the Honorable Area MLAs, have been requested by the Honorable Chief Minister during the state launch on 17th of September to go out to their respective areas and carry out cleanliness drive and lead the Swachhata Hi Seva program. So we are seeing a very encouraging and very heartening event that is being taken place. It is being taken place their respective areas and respective blocks and their jurisdiction.
So we have created that buzz in the society that cleanliness is thing and then we have to adopt it in our lifestyle. जी जी, स्वच्छता के बारे में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को यही बोलना चाहेंगे कि स्वच्छता सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये एवरीवन्स बिजनेस है। हमारा जिम्मेवार है कि हम जो भी हम गंदा हम प्रोड्यूस करते उसको सही इसको मैनेजमेंट करने का, उसको सही जगह में ले जाने का, दैट इट इज डिस्पोज इन अ बेटर वे। ये हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि हाउस होल्ड से जितना भी गंदा निकालते उसको सेग्रीगेट करके निकाल दीजिए। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि सब मिक्स करके सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स टू if they have the segregated waste with them. So disposable के लिए उन लोगों के लिए भी we have to think about them, so that they can, when they discover waste, when it's segregated, it becomes easier for them to handle. क्योंकि they'll have to handle different kind of waste, उन लोगों के हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। So इस प्रोग्राम के दौरान I would like to appeal कि सभी पब्लिक आगे आए, आप लोग सफाई के काम जहाँ पे भी गंदा है, जहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट है उसको सफाई कीजिए। और सफाई सिर्फ इसी पीरियड में नहीं, सफाई का कार्यक्रम आप रोज कर सकते हैं, इसको अपने जीवन में एक लाइफस्टाइल की तरह अपना सकते हैं। जी, अपनी अत्यंत व्यस्त समय में भी आपने हमारे स्टूडियो में आकर राज्य में स्वच्छता अभियान के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दिया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारी गैंगटॉक संवाददाता उषा शर्मा और ग्राम विकास विभाग अधीन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की मिशन निदेशक श्रीमती वेणु गुरंग से ये बातचीत। राती दुपहरले मयना केसा केसा मरम तुमार राती में काखते बहुवाए मयना मीठा मीठा सेने तुमार राती में राती दुपहरले। और अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जहदी। अगले सप्ताह रविवार की शाम ठीक 5:30 बजे एक नए अंदाज के साथ आप अवश्य सुनिएगा पूर्वोत्तर डायरी। मुझे चंद्रिका जोशी को अब इस कार्यक्रम से विदा दीजिए, लेकिन हमेशा सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। देखो ना सुनियो नतुन नतुन লাগিছে না শুনো খাজতে ও ময়না জান লাহি ককাল ভাঙিছে এর না চুলা পিঁধিলে ও। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।